गर्मी में गरीब बहू की ठंडी, अमीर बहू की गरम रसोई। सविता हाथ में आरती की थाली लेकर अपनी दोनों बहुओं किरण और सुमन की आरती उतारती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ कलश गिराकर घर के अंदर अपने कदम रखती हैं। आकाश, विकास, अब तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में जाओ। आज बहुत थकान हो गई होगी, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। जी माँ। आकाश अपनी पत्नी किरण को लेकर अपने कमरे में आता है और उससे बातें करते हुए, किरण, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तब पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी मृत्यु के बाद मैंने विकास को बिल्कुल एक बेटे की तरह पाला है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि विकास अच्छी शिक्षा पा सके। आज वो अच्छी नौकरी पर है और मैं फैक्ट्री में वर्कर। यहाँ तुम्हें शायद बहुत ऐशो आराम ना मिले। अगर कभी किसी चीज की कमी महसूस हो तो प्लीज शिकायत मत करना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे पिताजी खुद एक सीधे साधे किसान हैं। मैंने बचपन से हर तरह के दिन देखे हैं। मुझे महलों की चाह नहीं है। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ विकास और सुमन अपने सजे धजे कमरे में आते हैं, जहां सुमन अलमारी के शीशे के सामने खड़ी होकर अपने महंगे लहंगे को देखते हुए विकास से, विकास, देखो ना, मेरा ये लांचा कैसा लग रहा है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े बुटीक और नामी डिजाइनर से खास ऑर्डर देकर बनवाया है। हाँ सुमन, ये वाकई बहुत खूबसूरत और काफी महंगा लग रहा है। लगना ही था। मैं कभी भी लोकल कपड़े नहीं पहनती। मुझे सिर्फ ब्रांडेड और महंगी चीजें ही पसंद आती है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा राजकुमारी की तरह रखा है। हाँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर पसंद को पूरा कर सकूं। लेकिन सुमन, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मुझे अपनी खुशियों के साथ साथ भैया और भाभी का भी ख्याल रखना है। पिताजी के जाने के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम उनका ध्यान रखोगे ना? हाँ ठीक है विकास। बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह किरण सिर पर पल्लू रखे कमरे से बाहर आती है और हॉल में सविता को देखकर उनके पैर छूती है। तभी सुमन भी मॉडर्न साड़ी पहने हुए, बिना सर पर पल्लू लिए जमाई लेते हुए कमरे से बाहर निकलती है और सविता को देखकर सिर्फ हाथ हिला देती है। देखो बच्चों, अब ये घर तुम्हारा है। इस घर को तुम्हें अपनी तरह संभालना है। इसीलिए पहली रसोई में जो तुम दोनों को पसंद हो वही जाकर बना लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनकर किरण और सुमन रसोई में चली जाती हैं। बाप रे, इस भयंकर गर्मी में इतना भारी और ऑयली खाना मुझसे नहीं होगा बाबा। यहाँ खड़े खड़े मेरे पसीने छूट रहे हैं। रसोई कितनी गर्म है। मैं तो सैंडविच और स्मूदी बना रही हूँ। सुमन फ्रिज से ब्रेड, मायोनीज और फल निकालकर जल्दी जल्दी सैंडविच बनाकर मिक्सी में स्मूदी पीसती है और सामान को वहीं स्लैब पर बिखरा छोड़कर अपना ग्लास उठाते हुए, उफ, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं जा रही हूँ बाहर हॉल में बैठकर इसे पीने। यहाँ एक सेकंड भी रुकना सजा जैसा है। बाकी का आप देख लो किरण जी। इतना कहकर सुमन रसोई से बाहर निकल जाती है। वहीं किरण बिखरे हुए सामान, ब्रेड के चूरे और मायोनीज के दागों को देखकर गहरी सांस लेते हुए, अरे देवरानी जी ने तो सब कुछ ऐसे ही गंदा छोड़ दिया। रसोई को तो हमेशा साफ रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। जिसके बाद किरण पूरी तन्मयता से खाना बनाने में लग जाती है। वो पूरियां तल, कढ़ी छौंकती है और सूजी का हलवा तैयार करती है और फिर खाना बनाने के बाद पूरे स्लैब को कपड़े से पोंछकर सारे बर्तन धोकर सहेज देती है। रसोई एकदम साफ हो गई। अब सबको खाने के लिए बुला लेती हूँ। जिसके बाद किरण हॉल में आकर सभी को आवाज लगाकर खाने पर बुला लेती है। वहीं सविता, आकाश और विकास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहां सुमन पहले से ही बैठी होती है। किरण बड़े आदर से सबको खाना परोसना शुरू करती है। फिर सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन शाम को घर का हॉल मेहमानों से भरा हुआ होता है। मोहल्ले की औरतें किरण और सुमन को देखने आई होती हैं, जहां दोनों बहुएं नए कपड़ों में घूंघट निकाले बैठी होती हैं। तभी रीता सविता से, अरे सविता, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। दोनों बहुएं बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। एक गांव की सादगी लेकर आई है तो दूसरी शहर की चमक दमक। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन किरण सुबह सुबह तैयार होकर सविता के पास आकर, माँ जी, बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज नाश्ता कुछ हल्का और ठंडा बनाया जाए। अच्छी बात है बेटा, क्या बनाने का विचार है तुम्हारा? माँ जी, मैं सोच रही थी कि दही का रायता, फ्रेश सलाद, सूजी के चीले और साथ में मूंगफली की चटनी बना लूं। गर्मी में ये सब पेट के लिए बहुत ठंडा और फायदेमंद रहेगा। हाँ बहू, गर्मी के मौसम में ऐसे ही हल्का भोजन शरीर को ठीक रखता है। तुम जाकर रसोई में तैयारी करो।
जिसके बाद किरण रसोई में जाकर सबसे पहले पूरे स्लैब को साफ करती है। फिर सूजी का बैटर तैयार कर तवे पर चीले सेकने लगती है। तभी सुमन वहां आकर चीलों को देखते हुए, उफ, ये क्या है? सुबह सुबह ये चीला और मूंगफली की चटनी। मुझे इस तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब नहीं खा सकती। देवरानी जी, सूजी का चीला है, नुकसान नहीं करेगा। गर्मी में दही और रायता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगी। मुझे ये गाँव जैसा खाना पसंद नहीं आता। जिसके बाद सुमन फ्रिज से ब्रेड और चीज निकालकर शेल्फ पर टोस्टर रखती है और उसमें ब्रेड ग्रिल करने लगती है। ऐसे ही खाना बनाते हुए वो स्लैब पर मायोनीज की बोतल और सॉस फैला देती है और फिर पसीना पोंछते हुए, इस किचन में तो खड़े होना भी आफत है। मेरा ग्रिल टोस्ट तैयार हो गया है। मैं इसे लेकर डाइनिंग एरिया में जा रही हूँ। यहाँ की गर्मी मुझसे झेली नहीं जाती। सुमन अपना टोस्ट और सॉस की कटोरी लेकर बाहर चली जाती है। वो काउंटर पर टोस्टर का प्लग, ब्रेड के टुकड़े और मायोनीज की खुली बोतल वैसे ही छोड़ देती है। वहीं किरण बर्तनों को समेटते हुए, ओफो, देवरानी जी ने फिर से पूरी रसोई गंदी छोड़ दी। कम से कम सामान तो अपनी जगह रख देना चाहिए था। इस तरह गंदगी में खाना कैसे बन सकता है? किरण गहरी सांस लेकर फिर से रसोई की सफाई करने में जुट जाती है। वो मायोनीज की बोतल बंद करके फ्रिज में रख काउंटर साफ करती है। तभी सविता रसोई में पानी पीने के लिए आती है। अरे किरण बेटा, तुम नाश्ता बनाने के बाद फिर से रसोई साफ कर रही हो? अभी तो तुमने सुबह ही सफाई की थी ना? हाँ माँ जी, क्या करूँ। देवरानी जी जब भी रसोई में आती हैं, वो सारा सामान बिखरा हुआ और गंदा छोड़ देती हैं। हर बार मुझे ये आकर सब साफ करना पड़ता है। आप प्लीज उन्हें थोड़ा समझाइए ना कि रसोई को साफ रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है। इस तरह रोज रोज गंदगी छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है बहू, तुम परेशान मत हो। मैं सुमन से बात करूंगी। जरा मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ जी, ये लीजिए, पानी पीजिए। बाहर धूप बहुत तेज है, इसलिए प्यास ज्यादा लग रही होगी। आप 2 मिनट बैठिए, मैं रसोई साफ करके अभी आपके लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बना कर ले आती हूँ। उससे शरीर को बहुत राहत मिलेगी। जिसके बाद सविता हॉल में चली जाती है और किरण आम पन्ना बनाने में जुट जाती है। वहीं हॉल में सुमन सच धज कर अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी सविता उसे देखकर अपने पास बुलाकर समझाते हुए, बेटा, मैं ये कह रही थी कि जब भी तुम रसोई में कुछ बनाने जाओ तो साफ सफाई का ध्यान रखा करो। इस तरह गंदगी फैलाकर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। घर की रसोई हमेशा साफ रहनी चाहिए। माँ जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको ये सब किसने बताया है। मैं उस गरीब गवार की तरह हरदम किचन में नहीं घुसी रह सकती हूँ। मुझे शुरू से नौकरों चाकरों के बीच रहने की आदत है। इतना काम करने की और बर्तन मांजने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। तभी किरण रसोई से एक ट्रे में आम पन्ने के गिलास लेकर हॉल में आती है और सुमन की सारी बातें सुन लेती है। और देवरानी जी, मैंने माँ जी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है और ना ही उन्हें आपके खिलाफ भड़काया है। मैं तो बस ये कह रही थी कि हम दोनों को मिलकर रसोई को साफ रखना चाहिए। खैर, आप गुस्सा छोड़िए। मैंने इस भयंकर गर्मी में सबके लिए ये ठंडा आम पन्ना बनाया है। आप भी एक गिलास पी लीजिए। उसी समय दरवाजे से आकाश और विकास ऑफिस का बैग लिए अंदर आते हैं। दोनों भाई बहुत थके हुए और पसीने से तरबतर दिखाई देते हैं। अरे वाह, घर में कदम रखते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी, आपने आज क्या खास बनाया है? देवर जी, बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने आप सबके लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाया है। आप दोनों हाथ मुंह धोकर आइए, मैं देती हूँ। अरे वाह किरण, मुझे आम पन्ना बहुत पसंद है। जिसके बाद दोनों भाई हाथ मुंह धोकर सभी के साथ हॉल में आकर बैठ जाते हैं और आराम से आम पन्ना पीने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ दोनों बहुओं का स्वभाव भी साफ साफ दिखने लगता है। जहाँ किरण रोज पूरी सफाई से सात्विक, हल्का और ठंडा खाना बनाती है और रसोई को शीशे की तरह चमका कर रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन काफी मसालेदार खाना बनाती है और रसोई को गंदा छोड़ देती है। और फिर एक दोपहर विकास सभी से, सुमन देखो, मेरे ऑफिस के कुछ खास दोस्त आए हैं। तुम जल्दी से किचन में जाकर हम सबके लिए अच्छी सी कॉफी और कुछ नाश्ता बना दो। उफ, इस दोपहर की भयंकर गर्मी में मैं कॉफी बनाने जाऊं? ठीक है, बनाती हूँ, पर इसके बाद मुझसे कोई काम मत कहना। सुमन चिढ़कर किचन में चली जाती है और कॉफी बनाकर हॉल में आते हुए, लीजिए कॉफी और सैंडविच। ओफो, मैं तो इस गर्मी में किचन में जाकर पूरी तरह थक गई हूँ। अब मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना सोचकर सुमन सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। जिसकी कुछ देर के बाद ही विकास के दोस्त कॉफी पीकर चले जाते हैं। तभी किरण रात का खाना बनाने के लिए रसोई में प्रवेश करती है और रसोई के अंदर का नजारा देख किरण के होश उड़ जाते हैं। सिंक बर्तनों से भरा हुआ और दूध उबलकर काउंटर पर गिरा हुआ होता है। वहीं कॉफी का पाउडर पूरे स्लैब पर बिखरा पड़ा था। तभी किरण अपने आप से, अब बहुत हो गया। आज तो मुझे इस बारे में सीधे माँ जी और पूरे परिवार से साफ साफ बात करनी ही होगी।
इस तरह रोज का तमाशा मैं नहीं सह सकती। किरण गुस्से में रसोई से बाहर हॉल में आती है, जहां सविता, आकाश और विकास पहले से बैठे होते हैं। माँ जी, मुझे आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस तरह ये देवरानी जी रोज रसोई को बिल्कुल नरक जैसा गंदा छोड़कर चली जाती हैं। सुबह शाम हर वक्त मुझे ही आकर पूरी गंदगी साफ करनी पड़ती है। ये बहुत गलत बात है। तभी सुमन भी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हॉल में आ जाती है और किरण की बात सुनकर आग बबूला होते हुए, मेरी बुराइयां माँ जी से करने से पहले थोड़ा सोच लो। ये घर तुम्हारा अकेले का नहीं है जो तुम मुझ पर इस तरह हुक्म चला रही हो। मैं कब कह रही हूँ कि ये अकेले मेरा घर है, लेकिन आप इस तरह पूरे घर की रसोई को गंदा नहीं रख सकती। मैं तो रसोई को ऐसे ही रखूंगी। मुझसे तुम्हारी तरह नौकरों वाले काम नहीं होते। अगर तुम्हें इस बात से इतनी ही दिक्कत है तो साफ सुन लो, हम दोनों अब एक साथ इस घर में नहीं रह पाएंगे। दोनों बहुओं के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी आकाश और विकास दोनों बीच में आकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। किरण, सुमन, तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। घर की बात को घर में ही सुलझा लेते हैं ना, इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा। हाँ, सुमन भैया सही कह रहे हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भाभी तो सिर्फ सफाई की बात कर रही है ना। तुम चुप रहो विकास। माँ जी, अब फैसला आपको करना होगा। मैं इस गांव वाले के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। हम दोनों में से इस घर में अब कोई एक ही रहेगा। आप इसके साथ रहिए या मेरे साथ। अगर तुम दोनों साथ नहीं रह सकती तो ठीक है। बड़ी बहू किरण, तुम और आकाश ये घर छोड़कर अभी चले जाओ। मैं छोटी बहू सुमन के साथ इस घर में रह लूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हम दोनों सगे भाइयों को सिर्फ एक मामूली बात पर अलग करना चाहती हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है आकाश, अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं माँ जी, आपकी वजह से भाइयों में दरार आए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। सुनिए, जब माँ जी ने कह दिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। आकाश और किरण भारी मन से अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर सविता के पास आकर उसके पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन सविता अपना मुंह फेर लेती है, जिसके बाद दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। और फिर आकाश अपने दोस्त राजू से मदद मांगता है। वहीं राजू उन्हें उनके बजट के हिसाब से शहर के एक बहुत ही साधारण और पिछड़े इलाके में ले जाता है, जहां एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर खाली होती है। देख भाई आकाश यार, तूने बहुत अर्जेंट में घर ढूंढने को कहा था और तेरे बजट में इस समय तुरंत यही एक छोटा सा घर मिल पाया है। बुरा मत मानना भाई। अरे कोई बात नहीं राजू, तूने इस मुश्किल समय में हमारी मदद की, यही बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है राजू भैया, आप इस घर को हमारे लिए फाइनल कर दीजिए। हमारे लिए ये छत ही बहुत है। हम इसी घर में बहुत प्यार से रह लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू चाबी देकर वहां से चला जाता है। फिर किरण अपना बैग एक कोने में रखकर घर की दीवारों और धूल से सने फर्श को देखकर अपना पल्लू कमर में बांधते हुए, सुनिए, आप बाजार जाइए और घर के लिए कुछ जरूरी सब्जियां और राशन ले आइए। तब तक मैं यहाँ झाड़ू पोछा करके सब साफ करती हूँ। आकाश मुस्कुराकर बाजार चला जाता है। फिर किरण पूरे उत्साह के साथ झोपड़ी में झाड़ू लगाने के बाद फर्श पर पोछा मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सविता के घर में सुमन एक मिस्त्री को बुलाकर रसोई दिखाते हुए, देखो, तुम सबसे पहले ये जो खुली हुई खिड़कियाँ लगी है ना, इनको पूरी तरह से कांच से पैक कर दो। यहाँ बाहर की हवा नहीं आनी चाहिए। इस पूरी दीवार पर महंगे वाले काले कांच लगा दो। मेरी रसोई एकदम आधुनिक और मॉडर्न दिखनी चाहिए। मिस्त्री सुमन के कहे अनुसार खिड़कियों को बंद करके वहां कांच लगाने का काम शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी छोटी सी झोपड़ी में किरण अपनी रसोई की पुरानी खिड़की को खोलते हुए अपने आप से, वाह, इस खिड़की को खोलने से कितनी ठंडी ताजी हवा अंदर आ रही है। यहाँ चारों तरफ फैली मिट्टी को मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ ताकि खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उधर सुमन के घर की रसोई में काले कांच लगकर पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वो अपनी नई मॉडर्न रसोई को देखकर गर्व से मुस्कुराती है और अपनी तीखी स्पाइसी डिशेस बनाने की तैयारी करने लगती है। अब मैं इस रसोई को पूरी तरह अपने हिसाब से रखूंगी। वो जेठानी मुझे बहुत रोकती थी, अब मैं जितना मर्जी उतना स्पाइसी खाना बनाकर खाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ किरण मिट्टी से एक सुंदर सा मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार करती है। तभी आकाश बाजार से सब्जियां लेकर लौटता है। देखिए, हमारी रसोई पूरी तरह तैयार हो गई है। मैंने मिट्टी से अच्छे से लीप लिया है और चूल्हा भी बना लिया है। हाँ किरण, ये लो, मैं बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ। अब तुम खाना बना लो। वैसे खाने में क्या बना रही हो आज? मैं आज मिट्टी के चूल्हे पर तुरई की सब्जी, रोटी, दाल और चावल बना लेती हूँ। गर्मी के मौसम में ऐसी साधारण और सात्विक चीजें ही शरीर को सबसे ज्यादा तृप्ति देती है। किरण चूल्हा जलाकर बड़े चाव से सादा खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ सुमन अपनी पूरी पैक हो चुकी रसोई में पास्ता, बर्गर और चाउमीन जैसी भारी चीजें बनाने में जुटी होती है।
आज तो मैं बिल्कुल मॉडर्न और वेस्टर्न खाना बनाऊंगी। इस पैक्ड किचन में भले ही थोड़ी उमस हो रही है, पर पास्ता और बर्गर खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही सुमन खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है और विकास के साथ बैठकर खाने लगती है। तभी सविता वहां आकर टेबल पर रखी चीजें देखकर हैरान होते हुए, अरे तुम दोनों ने खाना भी निकाल दिया और खाना शुरू भी कर दिया। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि भोजन बन चुका है। ओफो माँ जी, खाना तो भूख लगने पर खाना चाहिए, किसी से पूछने पर नहीं। हमें बहुत तेज भूख लगी थी तो हमने खा लिया। अब आपको खानी हो तो आप खा लो। मैं थक गई हूँ और अब आराम करने जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी ऑफिस के काम से बहुत थक गया हूँ। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सविता डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी रह जाती है। उसे अचानक अपनी बड़ी बहू किरण की याद आने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैंने खाना बना लिया है, चलिए खाना खा लीजिए। किरण बहू, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके बिना खाना खा लें? कोई बात नहीं है, जब आपको भूख लगेगी तब हम साथ में ही खाना खा लेंगे। किरण जब यहाँ थी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी। सविता रोते हुए चुपचाप खाना खा लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं अगले दिन सुबह किरण अपनी झोपड़ी में आकाश से, सुनिए, आज हम बाजार चलते हैं। वहाँ से कुछ पुराने और नए मटके, हरी सब्जियाँ, कुछ बीज, गमले और कुछ पुराने प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठा करके ले आते हैं। मुझे अपनी रसोई को ठंडा करना है। ठीक है किरण, मैं तुम्हें अपनी साइकिल से बाजार छोड़ देता हूँ। तुम अपना सारा सामान खरीद लेना और जब मेरा लंच टाइम होगा तब मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। आकाश किरण को बाजार छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ सुमन भी विकास से, विकास चलो ना, आज मुझे मेरी सहेलियों के साथ एक बड़ी किटी पार्टी में जाना है। मुझे पार्टी के लिए कुछ नए कपड़े और कुकिंग के लिए रेडीमेड मसाले खरीदने हैं। ठीक है सुमन, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। जब मेरा लंच टाइम होगा तब मैं तुम्हें गाड़ी से वापस लेने आ जाऊंगा। तुम अपनी शॉपिंग कर लेना। जिसके बाद विकास भी सुमन को बाजार में छोड़कर ऑफिस चला जाता है। एक तरफ बाजार में किरण पुराने डिब्बे, मिट्टी के गमले, धनिया, पुदीना और मिर्ची के बीज खरीद रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन एक बड़ी दुकान से महंगे कपड़े और पास्ता, बर्गर, रेडीमेड मसाले ले रही होती है। ऐसे ही शॉपिंग करते हुए दोनों अचानक एक मोड़ पर आमने सामने आ जाती हैं। तभी किरण सुमन को देखकर, प्रणाम देवरानी जी, कैसी हैं आप? घर में माँ जी और देवर जी सब ठीक ठाक तो है ना? तुम्हारे जाने के बाद तो मैं और मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है। वैसे देवरानी जी, आपने काफी सारे रेडीमेड मसाले और मैदे से बनी हुई चीजें खरीदी है। ये सब माँ जी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। तुम अपने इस कबाड़, टीन टप्पर और पुराने डब्बों के बारे में सोचो जो तुमने खरीदे हैं। मेरे और मेरे घर के बारे में सोचना बंद करो। इतना कहकर सुमन अपने रास्ते चली जाती है। वहीं किरण भी वहां से चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों के पति उन्हें लेने आ जाते हैं। फिर वो अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं किरण घर आकर उन डिब्बों और गमलों में मिट्टी भरती है और धनिया, पुदीना और मिर्च के बीज डालकर उन्हें रसोई की खिड़की और दरवाजे के पास लटका देती है और फिर अपने आप से, सिर्फ इतना करने से मेरी रसोई ठंडी नहीं होगी, मुझे कुछ और भी करना होगा। किरण पुराने टाट और चटाई को काटकर खिड़कियों पर लगाती है और मिट्टी के मटकों में ठंडा पानी भरकर उनके ऊपर गीली बोरी लपेट देती है, जिससे पूरी झोपड़ी ठंडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने घर पहुंचती है। बेटा सुमन, तुम बाजार से आ गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा खाना दे दे। अभी खाना नहीं मिलेगा माँ जी, आज मेरे घर पर मेरी किटी पार्टी है। मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है ताकि उन्हें अपनी नई मॉडर्न पैक्ड रसोई दिखा सकूं। इतना कहकर सुमन किचन में जाकर भारी स्मोकी फ्लेवर वाले तीखे व्यंजन बनाने लगती है। वहीं पूरी तरह बंद रसोई होने के कारण पूरा धुआं बाहर हॉल में फैल जाता है, जिससे सविता को तेज खांसी आने लगती है। बेटा सुमन, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मुझे अस्थमा की बीमारी है। इस धुएं से मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। इस खिड़की के कांच तो खोल दो। माँ जी, अपनी दिक्कतों के सिवा आपको कभी मेरे बारे में भी कुछ समझ में आता है कि नहीं? जब तक वो किरण यहाँ थी मैंने कभी घर में किटी पार्टी नहीं की। आज मेरी सहेली आ रही है तो ये सब तो मैं करूँगी ही ना। आप अपने कमरे में जाकर बैठिए। सविता बेगानी होकर एक कोने में बैठ जाती है और भूखी प्यासी भगवान को याद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपनी ठंडी रसोई में लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रायता बनाकर आकाश को खिलाती है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद सुमन की किटी पार्टी में उसकी सहेलियां आती हैं। वो बंद रसोई और वहां फैले धुएं को देखकर आपस में कानाफूसी करते हुए, अरे सीता देखो, सुमन ने रसोई में कांच लगवाकर इसे पूरी तरह पैक कर दिया है। कितनी घुटन और गंदगी है यहाँ। सिर्फ कांच लगवाने से सफाई थोड़ी ना होती है।
हाँ बहन, यहाँ तो खड़े होने में भी सांस फूल रही है। कितना गंदा किचन है इसका। इससे अच्छी तो किरण थी। ऐसे ही किटी पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं और फिर अगले दिन सविता की ननद अचानक उनके घर आती है। अरे सविता, कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? दिखाई नहीं दे रही। दीदी, अब दोनों बहुएं साथ नहीं रहती, वो अलग अलग रहती है। मैं छोटी बहू को आवाज देती हूँ, सुमन, ओ सुमन बेटा, जरा बाहर आओ, बुआ जी आई है। सविता के आवाज लगाने पर भी सुमन अपने कमरे से बाहर नहीं आती। फिर सविता खुद उठकर उसके कमरे के दरवाजे पर जाकर, बहू, तुम्हारी बुआ सास आई है, तुम एक बार बाहर आकर उनसे मिल लो। ओफो माँ जी, क्या जरूरत थी उन्हें आज के दिन बुलाने की? मैं अभी सो रही हूँ, मुझसे नहीं आया जाएगा। सुमन की बात से परेशान होकर सविता हॉल में वापस आ जाती है। दीदी, दरअसल मैं बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो अभी आराम कर रही है। मैं खुद आपके लिए चाय बना लाती हूँ। इतना कहकर सविता रसोई में जाती है, जहां माधवी भी उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंचती है और रसोई का नजारा देखकर मुंह बना लेती है। सिंक में बर्तन सड़ रहे होते हैं और पूरी रसोई बंद होने के कारण भट्टी की तरह उबल रही होती है। ये क्या हॉल बना रखा है रसोई का सविता? सिंक में इतने सारे जूठे बर्तन पड़े हैं और ये कांच लगवा कर रसोई को पूरी तरह पैक क्यों करवा दिया है? यहाँ तो इतनी गर्मी और घुटन है कि इंसान बीमार पड़ जाए। तभी विकास ऑफिस से आता है और सीधे किचन में जाकर बुआ जी के पांव छूता है और अपनी माँ को नाश्ता बनाते देख सीधे अपने कमरे में जाकर सुमन से, सुमन, ये तुम्हारा क्या तरीका है यार? बुआ जी घर पर आई हैं और तुम कमरे में सो रही हो। माँ इस उम्र में रसोई में खड़ी होकर चाय नाश्ता बना रही हैं। चलो अभी बुआ जी के लिए नाश्ता तैयार करो तुम। सुमन मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। माँ जी, आप बाहर जाइए, मैं बना देती हूँ नाश्ता। जिसके बाद सविता माधवी के साथ हॉल में आकर बैठ जाती है। वहीं सुमन चिढ़ते हुए मैगी और पास्ता बनाने लगती है। उसके तीखे मसालों के धुएं से पूरी रसोई और हॉल भर जाते हैं, जिससे माधवी को खांसी आने लगती है। अरे सविता, तुझे तो दमा की बीमारी है ना? तेरी बहू को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि इस धुएं और तीखे खाने से तेरी जान पर बनाएगी। आजकल की बहुएं किसी का ख्याल नहीं रखती। तभी सुमन हॉल में नाश्ता लेकर आते हुए, लीजिए बुआ जी, मैंने आप सबके लिए ये मैगी और पास्ता बनाया है, खा लीजिए, मैं जा रही हूँ। सुमन नाश्ते की प्लेट टेबल पर पटक कर बिना बात किए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं माधवी पास्ता खाती है तो मिर्च के मारे उसका मुंह जलने लगता है। बाप रे, इस भयंकर गर्मी में इतना तीखा और मसालेदार खाना। सविता, तू ये रोज कैसे खाती है? क्या बताओ दीदी, ये तीखा खाना खा खा कर मेरा डाइजेशन पूरी तरह खराब हो चुका है। मेरी तबीयत रोज खराब रहने लगी है। वैसे सविता, तेरी बड़ी बहू किरण कहाँ रहती है? मैं आई हूँ तो उससे भी मिल लेती हूँ, मुझे उसका पता दे। सविता माधवी को किरण का पता बताती है, जिसके बाद माधवी किरण की झोपड़ी पर पहुंचती है। वहीं किरण उन्हें देखकर तुरंत पहचान जाती है और दौड़कर उनके पैर छूती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ आइए, बैठिए, मैं आपके लिए अभी ठंडा नाश्ता और शरबत तैयार करती हूँ। किरण बुआ सास को चटाई पर बिठाकर मटके का ठंडा पानी पिलाती है और नाश्ते में पोहा, ठंडी लस्सी, रायता और ककड़ी सलाद काटकर बड़े प्यार से परोसती है। वाह किरण बेटा, इस छोटे से घर में इतनी ठंडी हवा और इतना सुकून। मुझे तो यहाँ आकर असीम आनंद मिल गया। तुमने तो अपनी रसोई को पुदीने और धनिये के पौधों से बिल्कुल प्राकृतिक और जन्नत जैसा बना दिया है। बुआ जी, मैं माँ जी को बहुत याद करती हूँ। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन करता है, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी, इसीलिए मैं नहीं जाती। माँ जी कैसी हैं बुआ जी? वो ठीक नहीं है बेटा। खैर, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। किरण बुआ सास को विदा करते समय अपनी रसोई से ताजा धनिया और पुदीना तोड़कर उनके हाथ में दे देती है। जिसके बाद अगले दिन माधवी सीधे सविता को फोन लगाकर, सविता, तूने अपने घर से साक्षात लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया। तेरी बड़ी बहू किरण ने उस छोटी सी झोपड़ी को भी अपनी समझदारी से जन्नत बना दिया है। वहाँ इतनी ठंडक और सुकून है कि जीवन तर जाए। और तेरी इस छोटी बहू ने तेरा क्या हाल कर दिया है। कभी आईने में अपना मुंह देखा है? तू दमा की मरीज है, फिर भी वो तुझे जहर जैसा तीखा खाना खिलाती है। बातें करने के बाद सविता फोन काट देती है। सविता को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन वो चुपचाप किरण की झोपड़ी पहुंच जाती है, जहां किरण सविता को दरवाजे पर देखकर चौंकते हुए, अरे माँ जी, आप मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आप खुद मुझसे मिलने आई। आइए माँ जी, अंदर बैठिए। आपको देखकर लग रहा है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है। हे ईश्वर, मेरी ये बहू मेरे बिना कहे मुझे कितनी अच्छी तरह जानती है और मैंने इसके साथ क्या किया। किरण जल्दी से रसोई में जाती है और मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की ठंडी सब्जी, दही का रायता, सलाद और सादी रोटियां बनाती है। चूल्हा जलने के बाद भी खुली खिड़की से सारा धुआं बाहर निकल जाता है। वहीं किरण सूती बोरियों को गीला करके खिड़की पर लटका देती है, जिससे हवा और ठंडी हो जाती है।
जिसके बाद बड़े आदर से सविता को खाना परोसती है। माँ जी खाइए, मैंने आपके स्वास्थ्य के हिसाब से खाना बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि आपको तीखा भोजन नुकसान करता है। सविता रोते हुए बड़े चाव से खाना खाती है। वो देखती है कि यहाँ कोई धुआं और घुटन नहीं है। ऐसे ही किरण से मिलकर वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ घर पर विकास और सुमन हॉल में बैठे होते हैं। माँ जी, आप सुबह से कहाँ चली गई थी? हमें आपकी कोई खबर ही नहीं थी। मैं अपनी बड़ी बहू किरण के पास गई थी, वो बहुत अच्छी है। उसने अपने उस छोटे से किराए के घर को भी अपनी ठंडी रसोई से स्वर्ग बना दिया है। माँ जी, मुझे उस गरीब के बारे में कोई बात नहीं करनी है, आप उसकी तारीफ करना बंद कीजिए। सुमन, ये तुम्हारा क्या तरीका है? हाँ, वो मेरी भी भाभी हैं और माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने तो कांच लगवाकर इस घर की रसोई को पूरी तरह नरक और भट्ठी बना दिया है। तुम्हें माँ का थोड़ा भी ख्याल रखना नहीं आता। अच्छा, तब आप माँ बेटे मिलकर सिर्फ मेरी बुराई ही करते रहना, मुझसे नहीं होता ये सब। सुमन गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दोपहर सविता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खांसते हुए सुमन से, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सीने में बहुत दर्द है। माँ जी, आपकी इस रोज रोज की बीमारी के लिए मैं अपनी सहेलियों की किटी पार्टी नहीं छोड़ सकती। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, आप खुद देख लीजिए। सुमन घर का दरवाजा बंद करके चली जाती है। सविता बेबस होकर किसी तरह किरण को फोन लगाती है। वहीं किरण फोन उठाते ही घबरा जाती है। हाँ माँ जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, घर में कोई नहीं है। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। किरण तुरंत भागते हुए सविता के घर पहुंचती है। वो सविता की हालत देखकर सीधे रसोई में जाती है ताकि उनके लिए गर्म काढ़ा और हल्का सा दलिया बना सके। तभी सुमन किटी पार्टी से वापस लौट आती है और किरण को किचन में देखकर चिल्लाते हुए, किरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे किचन में पैर रखने की? बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी। देवरानी जी, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। माँ जी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने मुझे फोन किया था। मैं तो बस उनके लिए थोड़ा सा काढ़ा बनाने आई हूँ, वो बनाकर मैं तुरंत चली जाऊंगी। तुम बस बहाने ढूंढती हो इस घर में आने के, तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सविता खांसते हुए हॉल में आती है। उसी समय आकाश और विकास भी घर के अंदर आते हैं। तभी सविता सुमन से, सुमन, चुप हो जाओ, वो भी मेरी बहू है और ये घर मेरा है, इसीलिए उसका भी इस घर पर पूरा हक है। ये घर आपका था माँ जी, अब ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरा है और मैं उसे पूरी तरह से अपने हिसाब से ही चलाऊंगी। यहाँ किसी और की कोई जगह नहीं है। माँ जी, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत अब थोड़ी ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। किरण आकाश को लेकर भारी मन से घर से बाहर निकल जाती है। सविता की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप से बातें करते हुए मन ही मन, मुझे आज अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया है। मैंने चंद पैसों की चमक और अमीर बहू के अहंकार के चक्कर में अपने घर की असली लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया था। अगले दिन सुबह सविता अपने पारिवारिक वकील को घर बुलाती है, जहां सविता, विकास और सुमन सोफे पर वकील के सामने बैठे होते हैं। वकील कुछ कागजात टेबल पर रखता है कि तभी सुमन, माँ जी, ये वकील साहब यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कागजात किस चीज के हैं? ये वही कागजात है सुमन, जो मुझे बहुत पहले तैयार करवा लेने चाहिए थे। वकील साहब, आप सबको बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। सविता जी ने इस पूरे घर को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ये घर आधा आकाश और किरण के नाम पर होगा और आधा विकास और सुमन के नाम पर। दोनों भाइयों और बहुओं का इस पर आधा आधा मालिकाना हक है। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने माँ जी? आपको ये पूरा घर मेरे नाम पर करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके साथ इस घर में रह रही हूँ और आपकी जिम्मेदारी उठा रही हूँ। सुमन, ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ रह रही हो, पर आज मैं साफ कर देती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपनी बड़ी बहू किरण और बेटे आकाश के साथ रहूंगी। इतना कहकर सविता अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। वहीं वकील भी चला जाता है। विकास हॉल में अकेला खड़ा होकर सुमन को गुस्से से देखते हुए, यही चाहती थी ना तुम सुमन? अब तुम पूरी तरह से अकेली रहो इस बड़े घर में, इस गर्म, घुटन भरी और बंद रसोई में अकेली बैठकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी का मजा लो। आज से तुम्हारा मुझसे और इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जीवन भर ये याद रहेगा कि तुमने किस तरह मेरे परिवार को तोड़ा और माँ को घर से जाने पर मजबूर किया। विकास अपना बैग उठाता और सुमन को अकेला छोड़कर अपनी माँ के पीछे चला जाता है। वहीं सुमन हॉल में अकेली खड़ी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण अपनी ठंडी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर बहुत ही स्वादिष्ट और सादा खाना बना रही होती है, जहां सविता, आकाश और विकास मुस्कुराते हुए एक साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और किरण बड़े प्यार से सभी को भोजन परोस रही होती है। पूरा परिवार एक साथ हंसते मुस्कुराते
खाना खाता है।